to all of you, and today our topic is in Indian polity, the citizenship. So, citizenship. In Indian Constitution, actually, this citizenship has been mentioned in part second from Article 5 to 11. As per the Indian Constitutions, there is a question. So, what do you mean by citizenship? Okay. So, before earlier to this subject, earlier to this topic, we must know three aspects of the Indian constitutions. Like if I'm talking about the person, I'm talking about the citizens, and I'm talking about the minorities. एक्चुअली जितने भी हमारे देश के पर्सन है, जितने भी लोग हैं, इनके लिए भारत की संविधान के जो हमारा आर्टिकल 14 है, वो कहता है दे मस्ट बी एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो देश के जितने भी व्यक्ति हैं, देश के हर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 15 चर्चा करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, रिलीजन। और माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं तो इनके लिए आर्टिकल कहती है 29 वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो आर्टिकल जो 14 है, यह आर्टिकल 14 देश के हर जनता को यह उपलब्ध कराता है कि उनके बीच में क्या होगी, तो इक्वालिटी होगी। राइट टू इक्वालिटी के ये हमें जो देती है, ये अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हमें आर्टिकल 15 देती है जहां पर हम किसी भी प्रकार के किसी से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और देश में जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 कहता है कि वह अपनी सोशल इकोनॉमिक को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक सही फॉर्म देने के लिए वह क्या होगी, कोई इंस्टीट्यूशंस का भी निर्माण कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं माइनॉरिटीज को भी इस तरह के चीजें दी गई। इस आधार पे कह सकते हैं कि ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को कुछ जो है हमारा स्पेसिफिक, यदि हम बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक हमें राइट्स दिए गए हैं जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखते हैं। अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स 6 हो गए, पहले हमारे पास 7 थे। उसके बाद कुछ हमारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। और ये सारे जो प्रिविलेजेस और राइट्स दिए गए, सारे के सारे दिए गए किसको, इंडियन सिटीजन्स को। यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एंजॉय, सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज these specific rights and privileges, nothing I'm talking about the any other citizens of the other nations, ठीक है। तो केवल भारत के नागरिकों को मुख्य रूप से स्पेसिफिक राइट और प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इस आधार पर यदि हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है एनी पर्सन who is living in a country, like if I'm talking about India, okay, so as per the aspects, as per the definitions, first we have to know a citizen is a person, यानी citizen यह एक व्यक्ति होता है who enjoys full membership of the political, economic and social community of the state where he or she lives in। यानी वैसे लोगों को हम देश के नागरिक कहेंगे जो देश की जितने भी हमारा, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिक हो, ये सारे गतिविधि में उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है। वे एस्पेक्ट्स को हम कहेंगे और वैसे क्राइटेरियाज को कहेंगे कि वे देश के नागरिक कहे जाएंगे। इस आधार पर यदि देखा जाए तो जो हमारा सिटीजनशिप था, यानी हम नागरिकता की यदि हम चर्चा करते हैं तो सिटीजनशिप में हम कह सकते हैं इसको, जब हम और इसको डिफाइन करें तो, अरे बहुत लंबी टॉपिक है, याद रखेंगे, बहुत जल्द समाप्त होने वाला नहीं, बहुत लंबी टॉपिक, इसमें बहुत सारे केसेस को भी हमें स्टडी करनी होगी। तो इस आधार पे हमारा जो सिटीजनशिप की जो कॉन्सेप्ट है, यह मुख्य रूप से हम इसको 2 क्राइटेरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करके सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, कमेंसमेंट ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ। और फिर हम देखेंगे आफ्टर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट यानी देश की संविधान लागू होने के पहले या तक, और कमेंसमेंट होने के बाद, यानी कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 तक, और इससे पहले का एक हमारा कॉन्सेप्ट स्टडी करना होगा।
एक 26 जनवरी 1950 के बाद वाले चीजों के बारे में स्टडी करना होगा। यानी इस दो आधार पर हम देश के जो हमारा सिटीजनशिप होगा इसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा 26 जनवरी 1950 तक का जो एस्पेक्ट्स हुआ इसे हम जो स्टडी करेंगे और भारत के संविधान के पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट में जो हम स्टडी करेंगे वह हम टिल 26 जनवरी 1950 तक का स्टडी करेंगे। लेकिन आफ्टर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहां पर हमें स्टडी करना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो यदि हम 26 जनवरी 1950 के बाद की चर्चा करें तो इसमें हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 आया इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ये दोनों में क्या एस्पेक्ट्स होती है। तो सबसे पहले यदि हम पार्ट 2 के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्ट 2 के बारे में हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, तो पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है कि पार्ट 2 में हमारा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो होती है वह भिन्न भिन्न एक्टिविटीज को हमारे संविधान के आधार पर यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये हमें प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो इसके अंतर्गत लाया गया वह था पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, अब प्रश्न बनता है डोमिसाइल का मतलब क्या हुआ। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिस देश में परमानेंट रह रहा हो उसे हम डोमिसाइल कहेंगे। ऐसा नहीं कि मान लिया ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक हमारा यूएसए है। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है यूएसए में चला गया 4 महीना के लिए, ठीक है, लेकिन 4 महीना के बाद या 4 साल का पुनः तो इंडिया आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो डोमिसाइल होगा, इसका जो आवास होगा, ठीक है, यह मुख्य रूप से इसका इंडिया ही होगा। यानी किसी भी देश के जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति लिव कर रहा है, जो भी व्यक्ति वहां पर परमानेंट रह रहा है, उनको हम डोमिसाइल कहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ 26 जनवरी 1950 तक जो आया कंसेप्ट, इन्होंने कहा कि पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया, जो भारत के अस्थायी नागरिक होंगे, अस्थायी आवासीय होंगे, उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, यदि हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड इसमें जो फॉर्मेशंस लाई गई वह पर्सन्स who migrated from पाकिस्तान, यानी 26 जनवरी 1950 तक जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के कहाँ आ गए, इंडिया आ गए, उनको भी देश की नागरिकता के लिए चर्चा की गई है। थर्ड हुआ पर्सन्स, यानी वैसे व्यक्ति who migrated to पाकिस्तान। यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया है, यहाँ टू पाकिस्तान का मतलब हुआ इंडिया से माइग्रेट होकर के कहाँ चले गए, पाकिस्तान के चले गए। यानी इसमें हमने एज प्रोविजंस को देखा। और फोर्थ इसका जो हमारा मेन फॉर्म्स थी वह था पर्सन्स लिविंग इन अब्रोड, यानी वह व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है। इनको लेकर के भारत सरकार ने क्या क्या प्रोविजंस लाए 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत, ये सारे चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो ये सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स थे सारे हमारे 26 जनवरी 1950 तक था। जब हम आर्टिकल 5 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 5 हमें क्या देता है इस आधार पे देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल 5 हम देखेंगे पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या वैसे व्यक्ति जो भारत में कह सकते हैं आवास बना रखा है, वैसे लोगों के बारे में हम आर्टिकल 5 के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक माइंड मैप तैयार करते हैं, माइंड मैप आप जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इंडियन सिटीजन की, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप की यदि हम बात करें तो इंडियन सिटीजन में आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि भारत की जो हमारा इंडियन सिटीजनशिप है यह हमारा सबसे पहला क्या है, सिंगल है। ठीक है, सिंगल हमारे यहाँ भारत की नागरिकता प्रोवाइड करी जाती है। और भारत में जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो हमने बोरो किया है यह हम मुख्य रूप से यूके से किए हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम से किए हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं जैसे कनाडा, तो कनाडा के पास भी जो सिटीजनशिप है वह भी हमारा सिंगल है। साथ ही साथ हमारा इंडिया भी यहीं से बोरो किया, तो इंडिया का भी सिटीजनशिप जो है वो हमारा सिंगल है। उस आधार पर सेकंड यदि इस फॉर्मेशन की बात करें तो इस आधार पर हम देखते हैं हमारे पास भारतीय संविधान, लेकिन इसमें और हो सकता है जैसे हम डुअल की बात करें, ठीक है, तो डुअल जो सिटीजनशिप देता है वो जैसे हमारा यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, जैसा आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड हुआ, तो ये दोनों का अलग अलग है। तो स्विट्जरलैंड में हम आपको और कुछ डिप बता देता हूं कि स्विट्जरलैंड में नागरिकता डुअल नहीं है बल्कि ट्रिपल है,
यहाँ पर कंट्री का भी होता है, यहाँ स्टेट का भी होता है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट का भी होता है। ये चीज को आप याद रखिएगा। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो मल्टी यदि हम बात करते हैं तो मल्टी जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह मुख्य रूप से देखा जाता है यूएसए में भी है और हमारा स्विट्जरलैंड में भी है। लेकिन यूएसए में क्या है, दो है, एक नेशन का है, एक कंट्री का है, और एक जो है वहां का स्टेट का है पार्टिकुलर। लेकिन यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में हम देख सकते हैं कि जो सिटीजनशिप है वह तीन है, कंट्री का भी है, स्टेट का भी है और डिस्ट्रिक्ट का ही है। उसके बाद हम यदि सिटीजनशिप की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज भारत में बना दी गई। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर भारत का हम कह सकते हैं कि जब पार्ट बना उस समय से भारतीय संविधान या कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा सिटीजनशिप था, यह सिटीजनशिप का जो हमारा बिल था या जो लॉ थे, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल नहीं होती थी। यानी जम्मू कश्मीर के पास भी दो सिटीजनशिप था, उसका एक पार्टिकुलर स्टेट का था और एक हमारा इंडिया का था। लेकिन अब वह यूनियन टेरिटरीज हो गए, इस आधार पर हम कह सकते हैं उसके लिए भी मात्र एक ही सिटीजनशिप हो गए। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? यस या नो? फटाफट जवाब देंगे। यस सर। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं बट माइक को ऑफ रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब हमने यहाँ देखा 3 कैटेगरीज। भारतीय संविधान में देखा जाए तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज को दिया गया है, ठीक है? आप भी इस तरह से लिखते जाएंगे, 3 कैटेगरीज इंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप। यानी भारतीय नागरिक जो है, भारतीय नागरिक को सिटीजनशिप के लिए 3 कैटेगरीज को इंटाइटल्ड किया गया है। ये 3 कैटेगरीज क्या क्या है, ये चीजों को आप जाने। तो पहला जो है पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जो हमने पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर दिया, यानी जो पीडी इन यानी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया 3 कैटेगरीज में आए, इंटाइटल्ड में आए। सेकंड क्या हुआ, इसमें हमने बात करेंगे रिफ्यूजी के बारे में। जितने भी रिफ्यूजीज हैं, तो रिफ्यूजीज कौन हुए? हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आ गए, रिफ्यूजीज, वो हो जाएंगे। और थर्ड में होंगे वैसे इंडियन लिविंग इन अदर कंट्रीज या अब्रोड, ठीक है? यानी इसको हम साफ शब्द में यदि हम माइंड मैप की बात करें तो जो विदेश में रह रहे हैं उनकी हम चर्चा किया। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास 3 इंटाइटल्ड फॉर्म में हमें कैटेगराइज करती है। उसके बाद हम यदि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 1955 का यदि कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उनको क्या प्रोविजंस होनी चाहिए, या किसको भारत के नागरिक मानना चाहिए या किसको नागरिक नहीं मानना चाहिए, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मुख्य रूप से सबसे पहले हमने देखा 1955 में ये चीजों को लाया गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जब इंडिया को डिवाइड कर दी गई, ठीक है, तो इंडिया का डिवाइड करने के बाद पाकिस्तान से हम जिस तरह से कह सकते हैं गल्फ ऑफ या मेजोरिटी ऑफ पीपल जिस तरह से इंडिया में माइग्रेट हो रहे थे, कुछ इतिहासकार या कुछ ऐसे हमारे पास डेटा हैं, वो डेटा के आधार पर बताया जाता है कि लगभग 10 लाख प्लस जो जनसंख्या थी पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत को माइग्रेट हो गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार उधर बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे, कुछ हम कह सकते हैं म्यांमार से लोग आ रहे थे। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं बुस्टअप जो हो रही थी जनसंख्या में, ये सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में अंततः नागरिकता बिल लेकर के आया कि, और उन्होंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश किया कि कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको भारत की नागरिकता देना होगा और कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं देनी होगी, राइट? और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 1955 का कॉन्सेप्ट लाया। उसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि जो हम डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम याद रखें कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यदि हम पीआईओ की बात करें, ठीक है, पीआईओ की यदि बात करें, ओसीआई की बात करें, पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई की बात करें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ऐसे फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले जो अब तो हमारा पीआईओ जो था, जिसकी स्थापना हमने देखा था कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाया गया था, और ओसीआई 2005 में इसको लाया गया था। तो अंततः हम देख सकते हैं कि लगभग 2015 में 2015 में भारत सरकार ने पीआईओ को ओसीआई में क्या किया, कन्वर्ट कर चुका है। तो इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। यानी अब पीआईओ जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं रहा, अब पीआईओ नहीं रहा। साफ शब्दों में यदि हम बोले तो अब हमारे पास केवल जो बच गया वो हमारा ओसीआई बच गया, पीआईओ समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो इस फॉर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको, तो हमारा जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तरह से कह सकते हैं इनको डुअल नागरिकता ही दी जाती है। एक विदेश की भी नागरिकता दी जाती है, एक इंडिया का। लेकिन इसके बहुत सारे प्रोविजन, लास्ट प्रोविजन है कि कोई ओसीआई कार्ड धारक यानी कोई
वैसा व्यक्ति, क्योंकि ओसीआई वाले मुख्य रूप से जो होते हैं विदेशी नागरिक होते हैं, और जब उनको कार्ड ओसीआई दे दी जाती है और लगातार यदि इंडिया में 5 साल तक रह जाते हैं तो वह परमानेंट सिटीजनशिप के लिए वो एप्लीकेशन भारत सरकार को दे सकते हैं। तो ये सारे चीजों पे हम बार अलग से डिस्कशन करेंगे, 3 भागों में बढ़ जाएगा, जैसे एनआरआई होता है, पीआईओ होता है, ओसीआई होता है। तो ये सारे चीजों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब इस आधार पर हम देखेंगे कि जो 1955 में जो कॉन्सेप्ट लाई गई, इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो प्रोविजंस हम बात करते हैं कि किसको नागरिक होना चाहिए, किसको नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी इसको दूसरे शब्द हम कह सकते हैं एक्यूजिशन। ठीक है, यानी एक्यूजिट हम कैसे कर सकते हैं, तो एक्यूजिशन आप कर सकते हैं, एक्यूजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सरकार ने क्राइटेरियाज लाया। तो इसके लिए भारत सरकार ने मुख्य रूप से 5 क्राइटेरियाज को लाया। ये 5 क्राइटेरियाज को आप समझें, और इसको यदि याद ऐसे ना हो तो इसको आप कह सकते हैं, वरुण धवन की एक फिल्म आई थी, क्या नाम था, दुल्हनिया करके एक मूवी आई थी। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं, इसको एक कह सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर बेस पे आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं बर्थ हमारा आधार बनाया गया। दूसरा जो बनाया गया था वो डिसेंट बनाया गया था। तीसरा जो 1955 का अमेंडमेंट जो आई, इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। चौथा जो इसमें हमारा फॉर्म थी वह हमारा नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और 5वां जो कॉन्सेप्ट थी वह इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, इनकॉर्पोरेशन, यानी आप कह सकते हैं BDRNI। ठीक है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया याद हो जाएगा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया से भी आप इस चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे ही आपको एक्विजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि सिटीजनशिप याद करना हो तो आप बद्रीनाथ की दुल्हनिया से याद कर सकते हैं। बर्थ क्या होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम बर्थ की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए वर्ड लिखा है जस सोली। क्या यूज हुआ है, जस सोली। जस सोली का मतलब होता है लॉ ऑफ सॉइल, लॉ ऑफ सॉइल, यानी वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जा सकता है जिनकी जन्म भारत के जमीन पर हुआ है, भारत के धरातल पर हुआ है, भारत के किसी भी जो हमारा टेरिटरी है उस धरातल यानी जमीन पर हुआ है, वैसे लोगों को हम इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। यह हमारा 1955 का कॉन्सेप्ट थी, यानी बर्थ के आधार पर भी हम नागरिकता दे सकते हैं, जिसको भारतीय संविधान ने वर्ड जोड़ा जस सोली। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस सोली, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सॉइल। ठीक है, डिसेंट की यदि बात करते हैं तो डिसेंट का मतलब होता है जस सैंग्वेन। ठीक है, जस सैंग्वेन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है, सारे के सारे ग्रीक वर्ड है। जस सैंग्वेन का मतलब होता है लॉ ऑफ ब्लड, लॉ ऑफ ब्लड। इसका मतलब हुआ कि वैसे व्यक्तियों को देश की नागरिकता दी जाएगी जिनका जन्म देश से बाहर हुआ है, यानी आउट ऑफ इंडिया हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत से बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होंगे या उनके ग्रैंड जो पेरेंट्स होंगे या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे, यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो, भारत से उनका कोई रिलेशन रहा हो, ब्लड का रिलेशन रहा हो, ठीक है, तो वैसे सेंस में उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह हमारा का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाई गई। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी भारत के किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति को यहाँ का नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट क्या लाई कि रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने 3-4 कॉन्सेप्ट को लाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकते हैं। तो 1955 में जो कॉन्सेप्ट लाया गया, सबसे पहला था कि सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, यानी वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जो कॉमनवेल्थ नेशन के व्यक्ति है या के सिटीजन है। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब हुआ वैसे राष्ट्र जो एक न एक दिन ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो या ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहा हो, वैसे राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ नेशंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसा कि भारत भी हमारा उसी में आएगा, ठीक है, चाइना उसी में आएगा, यदि हम बात करते हैं अमेरिका को उसी में आएगा। तो जो देश एक न एक दिन इंग्लैंड का अधीन रहा, वैसे राष्ट्रों को हम कॉमनवेल्थ नेशन के अंतर्गत लाते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन में लाया गया कि जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस के सिटीजन होंगे उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट लाया गया वह कॉन्सेप्ट थी वीमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, यानी वैसी महिलाएं
जो भारतीय नागरिक से क्या कर ली, शादी कर लिए, ठीक है। तो जो भारतीय महिला से शादी कर लिए उन वैसे लोगों को भी जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट थी वह था माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स। किसी भी माता पिता के बच्चा या कोई भी इंडियन माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं विदेश में भी यदि जन्म लिए हैं, बशर्ते कि वहां पर वो यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, तो वो जो माइनर बच्चा होगा उस बच्चा को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। और उसके बाद था चौथा जो हमारा लास्ट फॉर्म थी, वह गवर्नमेंट ने लाया पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो भारतीय ओरिजिन से होंगे। मतलब हम कह सकते हैं, अभी हम डिवाइड इंडिया की नहीं बात करेंगे, अनडिवाइड इंडिया की हम चर्चा किया। अनडिवाइड इंडिया का मतलब हुआ कि भारत और पाकिस्तान जैसे 1947 में बटे, तो 1947 से पहले वह हमारा ब्रिटिश इंडिया का कोई व्यक्ति रहा हो, ठीक है। लेकिन गलती से भी 1947 के बाद हम कह सकते हैं यदि वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लिया होगा तो उसे किसी भी हालत में इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। ये चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अनडिवाइडेड इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं। तो ऐसे परिस्थिति में उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन का, तो नेचुरलाइजेशन में क्या हुआ कि लिविंग इन इंडिया फॉर 10 consecutive years, okay, prior to the submitting of the application, यानी जब आप देश की नागरिकता के लिए जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर्स को, तो इस एप्लीकेशन देने से ठीक 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले से यदि आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लाई गई नेचुरलाइजेशन के आधार पर। इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब कहा गया कि कोई भी क्षेत्र यदि भारत के क्षेत्रों में उसको मिला लिया जाता है, जैसा कि आप कह सकते हैं जैसे पुडुचेरी हुआ, जैसे आपका सिक्किम हुआ, जैसे आप कह सकते हैं गोवा हुए, तो इस तरह से जितने भी हमारे पास टेरिटरीज थे वे सारे टेरिटरीज को हमने क्या किया कि इंडिया के साथ मिला लिया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी क्षेत्र को जब हम भारत में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो वैसे परिस्थिति में उनको क्या होगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1955 थी, इस आधार पर 5 हमारा जो पार्ट थे वह एक्विजिशंस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थी, यानी हम भारत के 5 तरह से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए सर थर्ड टॉपिक फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड मतलब हमने बताया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन कौन कराएंगे, नाम कह सकते रजिस्ट्रेशन के क्या हो, पंजीकरण। तो रजिस्ट्रेशन में सरकार ने लाया कि जो कॉमनवेल्थ नेशन के जो भी व्यक्ति होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो कॉमनवेल्थ नेशन, आप कॉमनवेल्थ गेम भी देखते होंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम में कौन होते हैं, जो ब्रिटिश के अधीन रहे होंगे, ब्रिटिश का गुलाम रहे होंगे, ठीक है, वैसे राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ नेशंस के अंतर्गत लाया जाता है। दूसरा था कि वैसे महिला जो किसी भारतीय पुरुष से शादी कर लेता हो और यदि रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन देता है, आवेदन देता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए सरकार कंसिडर कर जाती है। फिर था कि कोई भी भारतीय माता पिता मान लिया विदेश में है और उनके बच्चा वहां पर जन्म ले लेता है, तो जो माइनर चिल्ड्रन जो हुए उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता इंडियन है, ऐसे समझिए। बशर्ते की प्रॉब्लम क्या है कि यदि वो बच्चा मान लिया जाए कि कनाडा में जन्म लिया तो उनके माता पिता कनाडा में रजिस्ट्रेशन न कराए, ठीक है, तब वो भारत के माइनर बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय ओरिजिन के कोई भी व्यक्ति, यानी हम कह सकते हैं अनडिवाइडेड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले कोई भी व्यक्ति यदि हो रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इस आधार पर रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट था या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि 4 काइंड्स आधार पर, यानी 4 हमारा जो बेसिस थे, ये 4 बेस के आधार पर भारत की नागरिकता की चर्चा की गई। तो ये सारे हमारे जो थे एक्विजिशंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की हमने चर्चा किया। अब हम बात करेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या होगी, यानी ऐसा क्या हम करेंगे कि हमारी भारत की जो नागरिकता होगी वह मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम क्या क्या करेंगे जो कि हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसको लेकर के भी हम लोग 3 चीजों को करेंगे।
ये तीन चीज गलती से भी हम करते हैं तो हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है यह हमें कहीं ना कहीं देश की नागरिकता लेने से मना कर देगा या प्रोहिबिट कर देगा। सबसे पहला इसमें हुआ वह हुआ हमारा बाई रिन्यूमरेशन, ठीक है, बाय रिन्यूमरेशन, ठीक है, यानी रिनंसिएशन, सॉरी, रिनंसिएशन के आधार पे हमारी नागरिकता समाप्त हो गई। रिनंसिएशन का मतलब क्या हो, इसको आप एक मीनिंग से समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ए नाम के स्कूल है, एक हमारा बी नाम के स्कूल है और एक मान लेते हैं सी नाम के स्कूल है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट क्या किया कि या ए के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, ये प्रिंसिपल के पास जेड नाम का स्टूडेंट गया और कहा कि हम आपके स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो जैसे ये सर्टिफिकेट दे दिया तो इससे अब इसका रिश्ता टूट गया। अब ये क्या किया, लड़का जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर भी पढ़ाई फाइनल कर लिया, ठीक है, और फाइनल करने के बाद यहाँ से भी निकल गई, ठीक है। तो मतलब हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे देश की नागरिकता यदि ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा जो होता है रिनंसिएशन कहलाता है। दूसरा जो होता है वो हमारा टर्मिनेशन कहलाता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ही आपने मान लिया जाए कि यूएसए का आपने नागरिकता ग्रहण किया, ठीक है, तो आपको भारत की नागरिकता क्या हुआ, समाप्त हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा डिप्राइवेशन, ठीक है। डिप्राइवेशन का मतलब हुआ आपको वंचित ही कर दी गई। जैसा आपने यूएसए का नागरिकता ले लिया लेकिन आप सरकार को नहीं बताए या आप किसी को बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में यदि गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या मान लो कि आप किसी गलत तरह से कोई डॉक्यूमेंटेशन जो आपने पेश किए हो देश की नागरिकता के लिए वह आपने फेक पेश किया है, तभी आपकी क्या हो गई, डिप्राइव्ड कर दीजिएगा आपको देश की नागरिकता से। यदि देश की जो हमारा इंटीग्रिटी है, जो हमारे सिक्योरिटी का मामला है, इसके साथ यदि आप किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को कहीं क्लियर जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि गवर्नमेंट को पता चलेगा तो भी आपकी नागरिकता समाप्त, यानी देशद्रोह की परिस्थितियां बनेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि लगातार यदि आप 7 ईयर्स तक देश से बाहर रहते हैं तो भी आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स बहुत हमारे डिप्राइव्ड करने के लिए है। डिप्रीवेशन के आधार पर अनेकों तरह से हम कह सकते हैं कि देश किसी भी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 थी, उन्होंने 5 तरह से हमें नागरिकता एक्सेप्ट करने के लिए रास्ता बताता है तथा नागरिकता समाप्त होने के लिए हमारे पास 3 तरीका होते हैं। वह हमारा रिनंसिएशन है, टर्मिनेशन है और डिप्रीवेशन है। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे इंडियन जो हमारा सिटीजनशिप की जो मामला है, तो भारत के नागरिक मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मात्र केवल देखा जाए तो भारत के नागरिकों को ही वह उपलब्ध है, ठीक है। जैसा यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो केवल भारत के नागरिक को उसका यूज कर सकता है। लाइक हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, यानी संवैधानिक जितने भी हमारे पास पद हैं, वे सारे पद का जो इस्तेमाल होगा वह केवल देश के नागरिक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता, पहली। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास राइट्स होते हैं, जैसे 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास आर्टिकल हुए 29 हुए, तो यह आर्टिकल जो है केवल यानी इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसका इस्तेमाल केवल देश के नागरिक इंडियन सिटीजन ही कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस तरह का अधिकार नहीं दी गई है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम यदि बात करते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत में प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति होती है, राइट, तो प्रेसिडेंट का जो हमारा पद होता है, जो पोस्ट होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो यह आर्टिकल 58 का 1 का ए, यानी भारत के राष्ट्रपति होंगे, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा जिसका 35 ईयर्स एज हो गया हो, लाभ का पद पर नहीं हुआ हो, देश के नागरिक रहा हो, पागल दिवालिया न रहा हो, वैसे व्यक्ति का देश के प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और यह प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 का 1 का एक अंतर्गत होता है और यह पोस्ट केवल इंडियन सिटीजन को ही दिया जा सकता है, किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वीपी कह सकते हैं, यह भारत के संविधान के आर्टिकल 66 का 3 का ए में इसके लिए कंसीडर की गई है। जैसे आप कह सकते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इसके लिए आर्टिकल 124 का
3 में कंसिडर की गई है। जैसे आप कह सकते हैं जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए 272 का 2 आर्टिकल इंक्लूड करता है। जैसे हम बात कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत का है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 76 का 2 के अंतर्गत होती है। फिर हम कह सकते हैं राज्यों का जो गवर्नर होते हैं, तो राज्यों का गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वह आर्टिकल 157 के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं जो हमारे पास एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, तो जितने भी एडवोकेट जनरल होते हैं वह 165 आर्टिकल के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट दी जाती है। उसके अलावे भी आप कुछ पोस्ट को याद करें, जैसे कह सकते हैं हमारे पास और जैसे कास्टिंग द वोट होता है, यानी वोट देने का जो हमारे पास राइट्स दिए गए हैं, है ना, तो इस आधार पर देख सकते हैं यदि हम आर्टिकल 326 के आधार पर देखें तो यहाँ पर 2 फॉर्म होते हैं, चाहे हमारा लोकसभा का इलेक्शन हो, यानी लोकसभा जो हमारा इलेक्शंस होती है, या स्टेट जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें जो हम कह सकते हैं कास्टिंग जो वोट होता है, वोट देने का जो अधिकार है यह भी केवल भारत के नागरिक है, इसके अलावा कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। उसके अलावा आप कह सकते हैं जो पार्लियामेंट हमारी होती है संसद, तो पार्लियामेंट का जो हमारा मेंबर होते हैं यानी द मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 84 का आता है कि केवल देश के नागरिक ही हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। उसके बाद हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा या विधानमंडल आप कहते हैं, ठीक है, तो जो हमारा विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो इसके भी जो मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 191 का 1 का डी, ऐसे याद कर लेंगे 191 का 1 का डी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि दिस पोस्ट या दिस अथॉरिटीज हैज बीन कंप्लीटली गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी केवल देश के नागरिकों को इस तरह के राइट्स दिए गए हैं और इसके अलावा कोई भी इस तरह के राइट्स का एंजॉय नहीं कर सकता। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वह देश के नागरिकों को दिया गया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं जिस आर्टिकल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि देश के नागरिक भी कर सकते हैं एज वेल एज फॉरेनर्स भी कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अथॉरिटीज हैं जो देश के नागरिक भी कर सकते हैं तथा विदेशी नागरिक भी कर सकते हैं। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। अब इस आधार पे हम देख सकते हैं कि अब हम डायरेक्ट आर्टिकल 5 की ओर आएंगे कि आर्टिकल 5 क्या क्या कहता है। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी से बोलेंगे यस या नो। सर एक पूछना है सर एक तो पूछना है हमें। यस। वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? वोट देने का 326। गुड। कितना सर? 326 जी। ओके ओके। चलिए यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ सर, है, ठीक है। यस सर एक जैसे आप बोले ना लॉस्ट ऑफ सिटीजनशिप, एक बताए थे बाय रिनंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन। तो रिनंसिएशन और टर्मिनेशन में क्या फर्क है यहाँ पे? जैसे दोनों में एक तो दूसरे देश की नागरिकता लेगी तो ना। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने ए स्कूल और बी स्कूल का, जैसे आपने बी में एडमिशन ले लिया, ए से रिश्ता टूट गया, राइट, मतलब हुआ। तो यहाँ पर हुआ जैसे आप एक जगह की नागरिकता लिए, दूसरे आपको इंडिया का नागरिकता समाप्त हो गई, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपने किसी भी प्रकार का हाइड किया, आपने नागरिकता ले लिया लेकिन बताया नहीं सरकार को, तो ऐसे परिस्थिति सरकार डिप्राइव्ड कर देगी। जैसे ही सरकार को पता लगा डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, आपको डिप्राइव्ड कर देगी, क्योंकि आप डुअल नागरिकता नहीं रख सकते। टर्मिनेशन का मतलब सरकार ने आपको यहाँ से हटा दिया, जैसे ही आपने यहाँ की नागरिकता लिया, यहाँ सरकार ने आपको हटा दिया। और यदि आप यहीं पर छुपा लिए थे तो आपको डिप्राइव्ड किया। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? आपको हटाना। डिप्राइव्ड का मतलब हुआ वंचित कर देना। और रिनंसिएशन का मतलब हुआ आप स्वेच्छा से किसी चीज को अधिग्रहण कर लिया या आप स्वीकार कर लिए। इट ओके? ठीक यस सर। चलिए सब आर्टिकल याद रहेंगे ना? अगले क्लास में मैं जम के पूछूंगा, याद रखिएगा। हाँ सर। यस सर बोलिए। हाई कोर्ट का जज 272 आर्टिकल के तहत होता है। हाई सर जो यहाँ लिखे हाई कोर्ट जज 272 272 का 2
इसमें प्रोविजंस किए गए ओके हैं कि सर। केवल भारत के नागरिक ही हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। ओके। ये सारे आर्टिकल सबको मैं बोल रहा हूं याद होना चाहिए, नहीं तो अगला याद रखिएगा डेट एंड डेट नहीं डे, सॉरी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट आर्टिकल 5 की ओर। 5 से हमें 11 आर्टिकल पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर इसमें जो केसेस होंगे, जो समस्याएं, वो सारी चीजों को हम रेजोल्यूशंस आपको दूंगा। तो सबसे पहला यदि हम आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ, यू कैन ऑल्सो राइट सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल के आधार पर किसी को नागरिकता दी जा सकती है। और डोमिसाइल में सरकार ने क्या कहा, तो गवर्नमेंट ने इसमें पहला जो स्टेप दिया वह कहा कि शुड हैव अ डोमिसाइल, शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, यानी सबसे पहले आपका भारत में निवास होना चाहिए, आप भारत के निवास होना हो। और इसके अलावा भी सरकार ने कहा कि या तो आपका बोर्न इन इंडिया होना चाहिए, बोर्न इन इंडिया यानी डोमिसाइल के साथ बोर्न इन इंडिया, या एनी पेरेंट्स, माय गॉड, ठीक है, लगता है लास्ट टाइम चल रहा है, एनी क्या हो रहा है, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आगे एनी पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, बोर्न इन इंडिया। और थर्ड जो था वह था रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years immediately before 26 जनवरी 1950। ये 3 कॉन्सेप्ट को लाया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि देश की नागरिकता आपको दिया जा सकता है, आधार क्या होगा, तो डोमिसाइल के आधार पर आपको देश की नागरिकता दिया जा सकता है, आर्टिकल 5 कहती है। लेकिन याद रखिएगा कि या तो आपको जन्म भारत में होना चाहिए, या तो माता पिता दोनों में से कोई एक का जन्म इंडिया में होना चाहिए, या कहा कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश की संविधान कमेंसमेंट हो रही थी, तो उससे ठीक 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब 1950 में हमारा कमेंसमेंट हुआ, इससे 5 साल पहले यानी 1945 से आप इंडिया में रह रहे होंगे, तो यू आर एलिजिबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। इज इट ओके और नॉट? तो यहां पर हमने तीनों प्रोविजंस को कंसंट्रेट किया कि डोमिसाइल भी होना चाहिए, और डोमिसाइल के साथ 3 में से कोई एक आप यदि ऑप्शन को फुलफिल कर रहे हैं, 3 में से कोई एक भी आप यदि इस चैलेंज को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको देश की नागरिकता दी जाएगी। और पहला है बोर्न इन इंडिया, सेकंड एनी पेरेंट बोर्न इन इंडिया, और थर्ड है रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years, है ना, इन इंडिया बिफोर 26/1/1950। यानी 3 में से कोई भी चैलेंज को पूरा करेंगे तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा ऑन द बेस ऑफ डोमिसाइल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसमें एक केस चला था, और इसी समय एक केस आया था जो नाम था डीपी जोशी के नाम आपने सुना होगा। तो डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, ये एक केस आई थी। इस केस में ही सबसे पहले डिफाइन किया गया था कि देयर इज नो स्टेट सिटीजनशिप वेयर एज देयर इज नो स्टेट डोमिसाइल वेयर एज इंडिया या ओनली डोमिसाइल